गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी को पता है सीबीएसई भूगोल की परीक्षा 29 फरवरी को होने जा रही है। आज हम लोग भूगोल में पूछे जाने वाले मानचित्र का अध्ययन करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि मानचित्र से दोनों वॉल्यूम से 5-5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से 5 नंबर का मैप जो कि लेवलिंग डायग्राम के रूप में पूछा जाता है, लेवल करना होता है। और इंडिया वाली बुक से जो 5 नंबर का मानचित्र पूछा जाता है वो लोकेशन के लिए, लोकेट करने के लिए आता है। तो सर्वप्रथम हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से जो मानचित्र पूछा जाता है लेवल डायग्राम के लिए, उसका अध्ययन करेंगे। इस बुक से 5 नंबर का प्रश्न आपको आएगा जो श्योर एंड सर्टेन है। और अगर आप ये 5-5, 10 नंबर का प्रश्न कर देते हैं अच्छे से तो 90+ स्कोर करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत कम समय में आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मानचित्र से प्रश्न पूछा जा सकता है वो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, द लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के आधार पे विश्व में लार्जेस्ट कंट्री का नाम पूछ रहा है महाद्वीप वाइज। तो सबसे पहले आप देखिए मानचित्र में उत्तर अमेरिका में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कनाडा है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश यहाँ ब्राज़ील है। यूरोप के अंदर सबसे बड़ा फ्रांस। अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा आप देख रहे हैं मानचित्र के ऊपर अल्जीरिया। उसके बाद एशिया के अंदर जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चाइना और ऑस्ट्रेलिया। ये प्रत्येक महाद्वीप में बड़े क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़े देश हैं। अब हम अगले चैप्टर में चलते हैं जो मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण है, वो है प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाकलाप। इस चैप्टर से जो मानचित्र पूछा जाता है वो मूल रूप से कृषि के ऊपर संबंधित होता है, कृषि से जुड़ा हुआ होता है। विभिन्न प्रकार की कृषि को दर्शाना होता है, लोकेट करना होता है। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पॉर्टेंट है उसका नाम हम बता देते हैं। पहला मानचित्र जो इम्पॉर्टेंट है वो है एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, जीवन निर्वाह संग्रहण का क्षेत्र। दूसरा जो मानचित्र है वो मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड है। विश्व में जो चलवासी पशुचारण वाला क्षेत्र है उसको लोकेट करना होता है। तीसरा मानचित्र जो इस चैप्टर से है वह है मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। चौथा मेजर एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। और अंतिम जो इस मानचित्र पूछा जाता है वो है मेजर एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड, मिश्रित कृषि का क्षेत्र। तो कुल मिला के प्राथमिक क्रियाकलाप वाले चैप्टर से इतने मानचित्र पूछा जाता है। अब हम लोग एक एक करके अलग अलग जो कृषि है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा कृषि आता है वो है मेजर एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। गैदरिंग यानी संग्रहण का क्षेत्र, जीवन निर्वाह संग्रहण का क्षेत्र। मानचित्र पे अगर हम लोग देखते हैं तो जीवन निर्वाह संग्रहण का जो क्षेत्र है वो सबसे पहला आप मानचित्र में देख सकते हैं नॉर्दर्न कनाडा। उसके बाद दक्षिण अमेरिका के अंदर जो जीवन गैदरिंग का जो क्षेत्र है वो है जो कि चिली है, सदर्न चिली। फिर से अगर हम इधर यूरेशिया के अंतर्गत आते हैं तो आप डी से मार्क किया नॉर्दर्न यूरेशिया को देख सकते हैं। गर्म प्रदेश में देखते हैं तो सी से डिनोट किया हुआ ट्रॉपिकल अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया। यानी अगर कुल मिला के इस मानचित्र को हम 2 पार्ट में बांट दें तो 2 रीजन बनता है। वो रीजन है हाई लैटिट्यूड जोन और लो लैटिट्यूड, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र।
उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में मूल रूप से दो क्षेत्र है, नॉर्दर्न कनाडा जो ए से डिनोट किया हुआ है और नॉर्दर्न यूरेशिया जो डी से डिनोट किया हुआ है। मानचित्र में जब आपको इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले एरिया को फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद अगर हम निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में देखते हैं तो मुख्य रूप से 4 क्षेत्र आता है। पहला अमेजन बेसिन का क्षेत्र जो बी से डिनोट किया हुआ है। उसके बाद ट्रॉपिकल अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो सी से डिनोट किया हुआ है, और साउथ ईस्ट एशिया जो ई से डिनोट किया हुआ है। यह मुख्य रूप से हमारा सबसिस्टेंस गैदरिंग का क्षेत्र है। यह आज के ज़माने में इस तरह का कृषि लगभग समाप्त होते जा रहा है। यह प्राचीन कालीन कृषि था जो जीवन निर्वाह के लिए, जिसका मुख्य उद्देश्य होता था भोजन की प्राप्ति, वस्त्र की प्राप्ति और आवास के खोज में इस तरह का कृषि किया जा रहा था। अब दूसरे मानचित्र की तरफ हम बढ़ते हैं इसी चैप्टर से, जिसमें मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड है। मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड है। नोमैडिक हर्डिंग चलवासी पशुचारण, यह भी एक तरह का प्राचीन कालीन जीवन निर्वाह कृषि है, जिसमें जो पशुपालक होते हैं वो अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आइदर वर्टिकली और हॉरिजेंटली, यानी एक रीजन से दूसरे रीजन में, या फिर प्लेन एरिया से माउंटेन के ऊपर इन सर्च ऑफ फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर्स के लिए आते जाते रहते हैं। भारत में इस तरह के लोग गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोतिया जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे ट्रांसह्यूमन्स एक्टिविटी भी कहा जाता है, वो कर रहे हैं। अगर विश्व में हम देखते हैं, विश्व के मानचित्र पे देखते हैं तो विश्व में मुख्य रूप से जो क्षेत्र है वो पहला क्षेत्र है अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चिली। जो मानचित्र पे आप नॉर्दर्न अफ्रीका ए और एफ मंगोलिया तक के मानचित्र को आप देख सकते हैं, जो ए, बी और एफ से डिनोट किया हुआ है, ये मुख्य रूप से इसका क्षेत्र है। अगर दूसरा मेजर बेल्ट की बात करें तो दूसरा मेजर बेल्ट इसका है जो कि टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, जो यहाँ ई से डिनोट किया हुआ है, मानचित्र में ऊपर देखा जा सकता है, ई से डिनोट किया, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया है। तीसरा क्षेत्र हम अफ्रीका में आते हैं, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका के अंतर्गत, जहाँ पे मेडागास्कर आइलैंड जो डी से डिनोट किया गया है, वहाँ पर भी इस तरह की कृषि का कार्य चल रहा है। इसके अंतर्गत मूल रूप से सहारा के मरुस्थल में, एशियाटिक डिजर्ट्स के अंतर्गत सिप है, गोट है, कैमल है। दक्षिण अफ्रीका के अमेरिका के अंतर्गत देखते हैं तो कहीं कहीं पे लामाज है, तिब्बतियन रीजन में याक है, आदि जानवरों का पालन पोषण किया जाता है। अब हम नेक्स्ट मानचित्र की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारा मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। मानचित्र में मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, यानी कि ये वाणिज्य पशुधन है जो कि ट्रेड के लिए किया जा रहा है। नोमैडिक हर्डिंग से एकदम विपरीत है, वहाँ पे जीविकोपार्जन के लिए किया जा रहा था। कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग जो कि मोर व्यवस्थित तरीके से होता है, मोर ऑर्गेनाइज्ड होता है और कैपिटल इंटेंसिव होता है। इसके अंतर्गत वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव देखा जाता है। इस प्रकार की कृषि का कार्य अस्थाई खेतों के ऊपर, अस्थाई बाड़ों के अंदर किया जाता है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के जानवरों का पालन पोषण किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो जानवर का पालन पोषण हो रहा है उसमें सिप, कैटल, गोट एंड हॉर्सेस होते हैं। इस प्रकार के कृषि का कार्य दुनिया के अनेक देशों के अंतर्गत
वर्ल्ड मार्केट में मीट का एक्सपोर्ट, वूलन का एक्सपोर्ट, स्किन का एक्सपोर्ट आदि करने के लिए किया जा रहा है। काफ़ी ही साइंटिफिक तरीके से ये कृषि कार्य किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान जानवरों के ब्रीडिंग, उनके जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, डिजीज़ कंट्रोल एंड हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब मानचित्र में हम इसके एरिया को अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि पहला एरिया जो ए से डिनोटेड किया गया है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का वेस्टर्न पोर्शन है। ए से डिनोट किया हुआ यूएसए ए, ये वेस्टर्न पोर्शन है जहाँ पे इस प्रकार का कृषि का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं बी से डिनोट किया हुआ दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत अर्जेंटीना है, यहाँ भी इस प्रकार की कृषि का कार्य हो रहा है। तीसरा आप देख सकते हैं जो कि सी से डिनोट किया हुआ है साउथ वेस्ट अफ्रीका, वहाँ भी इस तरह का कार्य हो रहा है। उसके बाद डी से डिनोट किया हुआ रसिया का क्षेत्र है, यूरेशिया का क्षेत्र, वहाँ इस प्रकार का कार्य हो रहा है। और ई से ऑस्ट्रेलिया एंड एफ से न्यूजीलैंड है, जहाँ पे इस तरह का कृषि का कार्य व्यवसायीकरण के लिए, मीट के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं, वो है हमारा मेजर एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मानचित्र के ऊपर इसका लोकेशन को देखेंगे। सर्वप्रथम हम समझते विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है क्या। ये मेनली अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मध्यवर्ती अक्षांश के अंतर्गत स्थित है वहाँ किया जाता है, और मूल रूप से इसके अंतर्गत गेहूं की खेती की जाती है। गौण रूप से कॉर्न, वार्ली, ओट आदि की भी खेती की जा रही है। इसके अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र होता है काफ़ी विस्तृत होता है, बड़े बड़े फार्म साइज के ऊपर ये खेती का कार्य पूर्ण रूप से मशीनीकृत तरीके से किया जाता है, यानी टोटली मैकेनाइज्ड तरीके से किया जाता है। इस प्रकार की कृषि की एक और विशेषता है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब हम मानचित्र पर इसके क्षेत्र को देखते हैं। आप देख सकते हैं मानचित्र पर प्रेयरी, पंपास, बेल्ट, डाउन्स, कैंटरबरी, स्टेपीज है। ये अर्लियर इट वाज एरिया ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, ये समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान था, लेकिन आज के डेट में यहाँ घास का मैदान नहीं है। ये गेहूं के खेती के लिए जाना जाता है, जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में प्रेयरी के नाम से जाना जाता है, प्रेयरी रीजन्स के नाम से जाना जाता है उत्तर अमेरिका में। उसके बाद आप देख सकते हैं जो ए से डिनोट है, सी से डिनोट किया हुआ दक्षिण अमेरिका का पंपास क्षेत्र है, जो कि अर्जेंटीना के अंतर्गत है। यहाँ पर भी गेहूं की खेती हो रही है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं तो डी से डिनोट किया हुआ क्षेत्र है, जो कि साउथ अफ्रीका में आता है, बेल्ट कहलाता है। बेल्ट ये भी गेहूं के लिए जाना जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आप देख सकते हैं ई से डिनोट किया हुआ क्षेत्र है, जिसको डाउन्स कहा जाता है। ये भी गेहूं के लिए जाना जाता है। यहाँ मरे डार्लिंग बेसिन्स भी है जो गेहूं के खेती के लिए जाना जाता है। और एफ से डिनोट किया हुआ न्यूजीलैंड का क्षेत्र है, जहाँ पे कैंटरबरी है, यहाँ भी गेहूं का खेती चल रहा है। अब हम लोग अगले मैप को देखते हैं, जो कि एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग है, मिश्रित कृषि का क्षेत्र है। ये भी मानचित्र के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिक्स्ड फार्मिंग एक्टिविटी जो है, इसमें खेती के साथ साथ जानवरों का भी पालन पोषण किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो जानवर है वो कैटल होते हैं, सीप होते हैं, पिग है, पोल्ट्री एनिमल्स है।
इसकी जो विशेषता है, इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है और कैपिटल का एक्सपेंडिचर फार्म के निर्माण के लिए होता है, उसके बाद बिल्डिंग्स के लिए होता है, फिर बहुत सारे मशीनरीज़ को खरीदने के लिए किया जाता है जो कृषि में मददगार साबित होते हैं, एनिमल हस्बेंड्रीज के लिए किया जाता है। सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ कैपिटल इंटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। चूँकि ये हाईली मॉडर्नाइज तरीके से किया जा रहा है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ग्रीन मैन्यूर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फार्मर्स को स्किल की भी ज़रूरत होता है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होता है। इस प्रकार के कृषि का कार्य फूड एंड फॉडर्स के लिए किया जाता है, क्योंकि इस कृषि में जानवरों का भी कृषि के साथ साथ इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इनका जो फार्म साइज़ है वो मध्यवर्ती साइज़ का होता है, मध्यम आकार का होता है। अब मानचित्र के ऊपर अगर लेवल्स के लिए यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इनका मुख्य रूप से जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्षेत्र है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप जो सी से डिनोट किया गया है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप मानचित्र पे उसके पूरे एरिया को आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा एरिया है वो है हमारा ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, जो यहाँ पे आप ग्रेट झील वाले, महान झील वाले क्षेत्र में देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो क्षेत्र बनता है वो है हमारा यूरेशिया का क्षेत्र है। एंड टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट में डी से आप साउथ ईस्ट अफ्रीका का क्षेत्र को देखा जा सकता है। ई से टेम्परेट रीजन ऑफ साउथ अमेरिका के क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत ये इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो मानचित्र के लिए ये मिक्स्ड फार्मिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो कि अगला चैप्टर है। कृषि चैप्टर में इतना ही मानचित्र आपसे पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है जो कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड चैप्टर है। यहाँ से मूल रूप से टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे के ऊपर वेस्ट प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद मूल जो प्रश्न पूछा जाता है मेजर सी पोर्ट्स से और मेजर एयरपोर्ट से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम टर्मिनल स्टेशंस ऑफ ट्रांसकॉन्टिनेंटल पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इनका जो विस्तार है, दुनिया का ये सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है जो डबल डेकर है, डबल लाइन है, इलेक्ट्रीफाइड है और सबसे लंबी रेल मार्ग के श्रेणी में इसे रखा गया है। यह इसकी जो दोनों टर्मिनल पॉइंट है मानचित्र पे आप देख सकते हैं। पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के पूर्व में व्लादिवोस्टक जो है वहाँ तक इसका विस्तार है। तो सेंट पीटर्सबर्ग इसका पश्चिमी टर्मिनल पॉइंट है और व्लादिवोस्टक इसका पूर्वी टर्मिनल पॉइंट है। ये जो रेलवे लाइन है वो मुख्य शहरों से होकर गुजरती है, जिसमें इम्पॉर्टेंट शहर आप देख सकते हैं मानचित्र के ऊपर। मॉस्को, उफा, नोवासिबिर्स्क, इरकुटस्क, चीता एंड खाबरोवस्क ये प्रमुख शहर है। इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई अगर देखें तो 9332 किलोमीटर है, जो डबल ट्रैक्ड है, इलेक्ट्रीफाइड है। ये मदद करता है एशियन रीजन को वेस्ट यूरोपियन मार्केट से जोड़ने में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मानचित्र अध्ययन के लिए। तो टर्मिनल पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट स्टेशंस का जो नाम है और इसकी जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जो इम्पॉर्टेंट शहर है, उसे भी ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा मानचित्र देखते हैं, वह है हमारा ट्रांस
ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्सों में पूर्वी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने का काम करता है। इसका शीर्षक पूछा जाता है कि शीर्षक क्या है, तो शीर्षक ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेलवे है। इसकी जो पश्चिमी टर्मिनल पॉइंट है वो आप देख सकते हैं पर्थ है, पर्थ, और पूर्वी टर्मिनल पॉइंट जो है वो हमारा सिडनी है। सो पर्थ टू सिडनी तक ये रेल लाइन जा रहा है। इसके अंतर्गत जो मुख्य स्टेशन आता है, शहर आता है, कालगुरली है, ब्रोकन हिल है एंड पोर्ट अगस्ता, ये मुख्य है। अब हम लोग नेक्स्ट मानचित्र की तरफ चलते हैं, जो कि ट्रांस कैनेडियन है, जो कनाडा महाद्वीप के अंतर्गत नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत है। मानचित्र पे आप देख सकते हैं ये पश्चिमी किनारा टर्मिनल पॉइंट हैलिफॉक्स है। इसका मानचित्र पे हैलिफॉक्स यहाँ देखा जा सकता है। उसके बाद इसका जो हैलिफॉक्स पूर्वी किनारा है, हैलिफॉक्स, सिडनी, हैलिफॉक्स यहाँ देखा जा सकता है, और पश्चिमी किनारा जो है वो वैंकूवर है। सो इसका टर्मिनल पॉइंट वैंकूवर टू हैलिफॉक्स है। वैंकूवर पैसिफिक ओशन साइड में है और हैलिफॉक्स अटलांटिक ओशन साइड में है। एज रेलवे लाइन मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग आदि शहरों से होकर गुजरता है। इस रेलवे लाइन का निर्माण 1886 में किया गया था। कुल लंबाई 7050 किलोमीटर है। यह रेलवे लाइन मुख्य रूप से गेहूं और मीट के एक्सपोर्ट के लिए मददगार साबित होता है। सो प्रेयरी व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स को कवर करते हुए और झील क्षेत्र को कवर करते हुए ये रेलवे लाइन रशिया के आर पार जाता है। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो हमारा मुख्य रूप से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है वो अगला है, जो मेजर सी पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है। मेजर सी पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन। इसमें अलग अलग महाद्वीप में देखें तो यूरोप के अंदर नॉर्थ केप, लंदन, हैम्बर्ग, बस ये 3 को आप करिए यूरोप में, जो मानचित्र पे किताब के अंदर भी दिखाया हुआ है, यहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद नोट कर सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑरलियंस। साउथ अमेरिका के अंदर रियो डी जनेरियो, कोलोन, वेलपराइजो। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्वेज, केप टाउन। एशिया के अंदर याकोहामा, संघाई, हांगकांग, अदन, कराची, कोलकाता। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ, सिडनी एंड मेलबोर्न है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं मैप पर, तो हमारा सेंट लॉरेंस जो वाटरवेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वाटरवेज उत्तर अमेरिका के महान झील को कवर करता है। उत्तर अमेरिका के महान झील को कवर करते हुए इस वाटरवेज को बनाया गया है, जिसमें आप मुख्य रूप से हमारा जो झील का नाम है, इसमें 5 झील आता है। पांचों झील में ह्यूरन है, ओंटारियो है, ईरी है, मिचिगन है, ये सब इम्पॉर्टेंट झील है। ईरी और ओंटारियो जो 2 महत्वपूर्ण झील है, उसको जोड़ने का काम सू नहर के द्वारा किया गया है। सू नहर दोनों को जोड़ देता है। वहाँ से ये पूरा का पूरा सेंट लॉरेंस रिवर से अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से सबसे आप उत्तर में कनाडा साइड में आप देख सकते हैं लेक सुपीरियर है, जिसके नीचे साइड में लेक मिचिगन और लेक ह्यूरन है। लेक ह्यूरन, यहाँ पे लेक ह्यूरन है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं लेक ईरी है और लेक ओंटारियो है। ये सेंट लॉरेंस जो रिवर, ये वाटरवेज है, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी दोनों मिलकर के अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। उत्तर अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक
और व्यावसायिक क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। उत्तर अमेरिका का महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल जोन जो है वो आप मानचित्र में शहर का नाम डेट्रॉयट है, टोलेडो है, डुलुथ है, लॉरेन है, ये सब देखा जा सकता है। नेक्स्ट मानचित्र जिसमें इनलैंड वाटरवेज की चर्चा की गई है। इनलैंड वाटरवेज ये सोर्स बेस्ड है, इमेज बेस्ड प्रश्न है। राइन वाटरवेज ये हमारा यूरोप के अंतर्गत है। राइन रिवर, यहाँ पे राइन नदी है जिसको बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज की श्रेणी में भी रखा गया है। बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज अमेरिका, ये यूरोप का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 2 टर्मिनल पॉइंट है। दूसरे नॉर्दर्न साइड में रॉटरडैम है, पोर्ट है, और इधर अगर भूमध्य सागर की तरफ हम देखते हैं तो बसेल टू रॉटरडैम ये है, जो राइन नदी जो यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कोल बेल्ट से होकर के गुजरती है। इसमें मोसेल रिवर और एक नेकर नदी दोनों साइड से आकर के मिलती है। सो यूरोप के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरवेज का काम करती है। अब अगले मानचित्र की तरफ बढ़ते हैं। शिपिंग कैनाल, स्वेज शिपिंग कैनाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण कैनाल है स्वेज। इस कैनाल का कंस्ट्रक्शन 1869 में किया गया था, जो कि इजिप्ट में है, और यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम कर रहा है। मानचित्र में आप देख सकते हैं लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ने का काम कर। इसका टर्मिनल पॉइंट्स जो है उत्तरी साइड में, भूमध्य सागर साइड में पोर्ट सैयद है, और लाल सागर साइड में हमारा पोर्ट स्वेज है। तो ये 2 टर्मिनल पॉइंट है, पोर्ट सैयद टू पोर्ट स्वेज है। मेडिटेरेनियन सी को लाल सागर से जोड़ता है। It gives Europe a new gateway to the Indian Ocean and reduce the direct sea route distance between Liverpool and Colombo. लिवरपूल एंड कोलंबो के बीच में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी को ये कम करती है इन कंपेरिजन टू केप ऑफ द गुड होप रूट, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से गुजरती थी। इस कैनाल के अंदर कोई भी लॉक सिस्टम नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है और गहराई 11 से 15 मीटर है। हम कह सकते हैं कि ये पूर्वी एशिया को यूरोपियन देशों के बीच में ट्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिपिंग कैनाल है। अब अगले हम कैनाल की तरफ बढ़ते हैं। पनामा कैनाल जो कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है, लॉक आधारित ये कैनाल है। लॉक यानी कि दोनों तरफ जो महासागर है, अटलांटिक ओशन और प्रशांत महासागर, दोनों के समुद्र का वाटर लेवल में जो डिफरेंसेस है उसे मेंटेन करने के लिए इस पूरे कैनाल में 6 लॉक बनाए गए हैं। यह अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने का काम करता है। ये पनामा देश में बनाया गया है जिसकी लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है। यह न्यूयॉर्क की दूरी सैन फ्रांसिस्को से जो 13,000 किलोमीटर की जो दूरी था उसको कम कर दिया है। इस कैनाल से बनने से हम कह सकते हैं कि उत्तर अमेरिका के पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा की दूरी को कम करने में इस कैनाल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कैनाल है। इसके नेक्स्ट मानचित्र में इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को देखा जा सकता है। विश्व में जो महत्वपूर्ण कैनाल है, एयरपोर्ट्स है, उसको आप एक एक करके इम्पॉर्टेंट यहाँ दिखाया गया है। सभी को आप अच्छे से बारीकी से समझ लें ताकि कहीं से भी कोई पूछा जाए तो उसको क्लोजली आप लोकेट करने में सक्षम हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स है, ये भी देखा जा सकता है अलग अलग महाद्वीप के अंदर इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स को। और लास्टली
हम यही कहना चाहेंगे कि मानचित्र स्टडी को बहुत ही अच्छे से कीजिए, ताकि आपको 5 नंबर जो वर्ल्ड से है श्योर एंड सर्टेन आ सके बहुत ही कम समय में। थैंक यू।